सभी को जय श्री राम, राधे राधे। मैं ईशा, पुत्री स्वर्गीय शिव कुमार अरोड़ा जी की और पौती किशनदास काका जी की। आजकल मैं वीडियोस बना रही हूँ और फेसबुक पे भी डाल रही हूँ और यूट्यूब पे भी डाल रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी ज़िंदगी का जो सच छुपा हुआ है ना, जो मैंने आज तक छुपा रखा था, और चुप्पी को छुपा छुपा कर जो मैं चुप रही और छुपा छुपा करके लोगों को लगता था कि मैं बहुत गलत लड़की हूँ। मैंने अपना सच किसी को नहीं बताया कि मेरे साथ क्या होता है, और मैं अंदर ही अंदर घुटती चली गई। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप लोग मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसा कुछ नहीं है मुझे। लेकिन सिर्फ क्या है कि ये वीडियोस मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिन लोगों ने मेरे पे हमेशा झूठे आरोप लगाए हैं, चरित्र के लिए लगाए हैं मेरी, और भी घर पे और भी लगाए हैं कि चालू है, बाप का सारा पैसा खा गई, ये हराम है, ये लालची है, ये बाप की प्रॉपर्टी खा गई, ये सब वगैरह मेरे पे एलिगेशन लगे हैं। इस एलिगेशन को मैं, इसके पीछे सच क्या है वो सच किसी को नहीं पता। सिर्फ ये दिखा कि इसके हाथ में पावर ऑफ अटर्नी क्यों है, वो कौन दे गया ये किसी को नहीं पता, इनको क्यों प्रॉब्लम हुई ये किसी को नहीं पता। मैं अपनी वीडियोस बना रही हूँ जिसका टाइटल यही है कि मेरा क्या कसूर, मेरी ज़िंदगी का सच। मैं वो सच लाना चाहती हूँ कि कल जब मैं मर जाऊँ तो मेरे घर वालों को ही पता चले, घर वाले कोई भी, इट मीन्स आस पड़ोस, फ्रेंड सर्किल, सब के सब, ठीक है। क्योंकि जिन लोगों ने मेरे को गलत बोला है, खैर जिन्होंने गलत बोला है वो अपने कर्मा भोगेंगे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आज अति हो गई है, जो एक बर्दाश्त नहीं हो पाते ऐसे टॉर्चर वाले वर्ड्स, जिसके कारण मुझे एक मानसिक पीड़ा मुझे झेलनी पड़ती है, मैं आज ये सच बताना चाहती हूँ कि मेरा क्या कसूर है। आपने मेरे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखी होगी वीडियोस। आज मैं पार्ट 4 बना रही हूँ उसके आगे की। आपने पार्ट 3 में सुना होगा कि लास्ट में ये भी था कि मेरे पापा एक्सपायर हुए हैं, उसके बाद मेरा स्ट्रगल चालू हुआ। कैसा स्ट्रगल चालू हुआ आज मैं आपको बताती हूँ। जब पापा एक्सपायर हो गए तो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई, पापा की 13वीं हो गई, सब रिश्तेदार घर चले गए। घर में कौन रह गया? सिर्फ एक बीमार माँ, जो दिमाग से भी बीमार थी, और एक छोटी बहन 12 साल की, और एक मैं, जिसके कंधे पर उसके पिता एक इतनी जिम्मेदारियां वो छोड़ गए थे, एक अथॉरिटेबल पर्सन बना के चले गए कि तू इस घर को चलाएगी। पापा की डेथ के बाद पापा दिसंबर में एक्सपायर हुए। जनवरी से लेकर के मई जून तक मैं बेचल के आना जाना, धक्के खाना, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करना, पापा का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, कोर्ट से पेपर बनवाना, उनका फ़ंड निकालना। एक्चुअली हमें तो पता ही नहीं था कि आपके पापा ने कुछ हमारे लिए फ़ंड रखा हुआ है, या वहाँ पे कोई पापा हमारी LIC करते थे या वो पापा जोड़ते थे, हमें नहीं मालूम था, इसकी जानकारी हमें नहीं पता थी। जब पापा एक्सपायर हुए तो बेचल वालों से ही पता लगा, जो अंदर के डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर होते हैं, उन्होंने बताया कि भाई ये सब अशोक कुमार अरोड़ा का फंड है और ये आप लोगों को मिलेगा। अब कानूनन तो वाइफ को मिलता है, माँ को तो मिलेगा नहीं, मेरे पापा की मम्मी को तो मिलेगा नहीं, वाइफ को मिलता है। माँ की मम्मी का नाम जो था, मम्मी के नाम के साथ कैसे करते वो, क्योंकि वो बीमार थे, मम्मी बीमार थी, पापा को पता था कि मम्मी से कोई भी इजीली उनसे पैसा ले लेगा, कोई भी ले लेगा, क्योंकि उनकी डिप्रेशन के कारण उनकी मानसिक स्थिति इतनी परफेक्ट नहीं थी, तो उनसे कोई भी साइन कर सकता था। और बहन तो लीगल कानून बालिग नहीं थी, तो उसमें मेरा नाम पापा ने एक दे दिया कि मेरी बेटी को अथॉरिटेबल पर्सन बना दिया उन्होंने वहाँ पर। जब वो फंड आया, उन पैसों को मैंने पोस्ट ऑफिस ले अलग अलग बैंकों में मैंने सेट किया, क्योंकि बहन की शादी के लिए भी फ़ंड जोड़ना था। बहन के नाम पर पैसा करा, मम्मी के नाम पर पैसा करा, कुछ अपनी शादी के लिए मैंने करा, कुछ फिक्स डिपॉजिट करा, कुछ मंथली डिपॉजिट करा कि पैसा भी ना ख़त्म हो और मंथली हमारा खर्चा चलता रहे। हमने ब्याज से रोटी खाई है। हम क्यों कहें कि भाई हमने कुछ काम किया है। मम्मी और मम्मी की जिम्मेदारी और घर की जिम्मेदारियों में उलझी रह गई। पापा हमारे बहुत कुछ कर गए, उस आदमी ने मेहनत इतनी करी और वो अपनी बीवी बच्चों के लिए पैसे जोड़ के दुनिया से चले गए। तो उन्होंने हम लोगों के लिए इतना कुछ सोचा था कि काश सबके पिता ऐसे सोचे। आज भी सबके पिता ऐसे नहीं हैं। और फिर हमारे पिता ने जो जोड़ा वो भी ईमानदारी का जोड़ा, किसी का अधिकार नहीं मारा, किसी का हक नहीं छीना, भूमाफियों की तरह। जैसे ये हरिद्वार में भूमाफिया घूम रहे हैं ना हमारे मोहल्ले में, मोती बाजार में, गंगा बिहार कॉलोनी में, हमारे पापा ने कभी किसी की ना स्त्री पे नज़र डाली,
और ना किसी के धन पे नज़र मारी और ना किसी की प्रॉपर्टी पे नज़र मारी। वो जैसे ही कमरे में थे, जैसे ही टूटे हुए कमरे में थे, उन्होंने गुजारा किया और हमें भी उसी में एडजस्ट करना सिखाया। हमारे कोई बड़े अरमान नहीं थे, हम तो ये नमक से रोटी खाने वाले हैं। ईमानदारी की रोटी से खाओ, नमक से भी खाया, अचार से भी खाया। ये कोई है कि दूसरे का अधिकार मारा है हमने, बल्कि हमारे तो मारते चले गए। और आज इतने भूमाफिया पीछे लग गए, इतने भूमाफिया पीछे लगे, बस ये कहते हैं कि बेटी हमारी से नहीं होती। क्यों भाई, जब हमारी मम्मी पापा दादी इनकी सारी सेवा हम लोगों ने करी है, तो तुम कौन से खेत से निकल के आए हो भूमाफिया, जो ये कहते हो कि बेटी हमारी से नहीं होती? बोलो ना फिर। आप अपनी भी, जो जिनकी भी बेटियां हैं, तो आप भी उन्हें मत दो ना प्रॉपर्टी, जो आप ये कहते फिरते हो। सबके सब सुन रहे होंगे, नींबू घेर के लोग, मोती बाजार के लोग, चाहे कुछ भी ले लो, बस यही फैलाया जाता है कि बेटी हमारी से नहीं होती। क्यों भाई भूमाफिया लोगों, तुम्हें परमात्मा से डर नहीं लगता किसी का अधिकार छीनने में? और जिस भूमाफिया ने मेरी बहन को प्यार में फंसाया था ना, अभी तो उसकी भी स्टोरी आएगी आगे, अभी उसकी भी बताऊंगी। वो भी गंगा बिहार का ही है, शिवनगर का, जिसने प्रॉपर्टी के पीछे मेरी बहन को झूठे वादे करे शादी के, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी इसने भी। सॉरी, मैं टॉपिक चेंज करा मैंने। तो मैं आपको बता रही थी कि ये स्ट्रगल हुआ, पापा का पैसा मैंने सेट किया, फिर क्या, घर में बस मेरे ऊपर जिम्मेदारी, घर का टोटली काम मेरा। मम्मी बीमार थी, वो बेड रेस्ट पे रहती थी हमेशा। बहन छोटी थी, स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, मैं इन्हीं कामों में रह गई। कभी मम्मी को BHL हॉस्पिटल लेके जाना, कभी टेस्ट कराने, कभी उनको कुछ ले आना, कभी उनको मार्केट ले जाना, क्योंकि वो बीमार इतनी थी कि उनको पकड़ के भी ले जाना पड़ता था कई बार। उनकी मानसिक स्थिति भी ऐसी थी। हम लोगों ने ब्याज से घर चलाया। ब्याज इट मीन्स जो पोस्ट ऑफिस का आता था। हमने जब मेरे पास फंड आया, तो मेरे मोती बाजार के लड़के, कुछ भूमाफिया टाइप के लोग और कुछ मोहल्ले की औरतें भी, कुछ मोहल्ले के लड़के भी मेरे पीछे लग गए। इन्होंने मुझसे ब्याज पे पैसे मांगा, जिन्होंने मांगा वो सुन रहा होगा, ठीक है। उन्होंने मुझसे 5-5 लाख रुपए पे ब्याज पे पैसे मांगा। और मैं जब मार्केट में आगे जाती थी, कभी सब्जी लेने गई हूँ, मेरे पीछे पीछे जो चलता था वो आदमी, वो मुझे ये कहता था कि अरे मेरे आगे तो बैंक जा रहा, PNB बैंक। वो आदमी भी सुन रहा होगा, मेरे मोहल्ले का ही है वो भी। तो उसने मुझसे 5 लाख रुपए मांगे, मैंने नहीं दिए। किसी ने मुझसे 2 लाख रुपए मांगे, मैंने नहीं दिए। किसी ने 50,000 मांगे, किसी ने 20,000 मांगे। ये संख्या इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जिन लोगों ने मांगे, ये उनकी मेरी अगर वीडियो सुन रहे तो उन्हें याद आ जाएगा किसने कितने मांगे मुझसे। और ये कहा है कि हम तेरे को ब्याज भी देंगे इसका, पर नहीं, मेरे पापा ब्याज नहीं खाते थे। तो मेरे पापा ने मुझे भी यही सिखाया था कि ब्याज नहीं खाना है। हाँ, पोस्ट ऑफिस का हम जरूर खाते थे, हमने FDयाँ करा दी थी मम्मी की, इस बहन की अपनी, वहीं से हमारा इंटरेस्ट आता था, चाहे वो थोड़ा आता था। हमने अपनी इच्छाएं त्याग दी। आप समझ रहे हैं? हमारे को इसलिए सेटिस्फेक्शन था पापा के पैसों में कि हमने अपनी इच्छाएं त्याग दी। अगर हमारे पापा 200 रुपये किलो सेब आराम से लेके आते थे, तो मैं सिर्फ मम्मी के लिए 250 ग्राम 50 रुपये के लिए आती थी, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी माँ को खिलाती थी। बहन को क्या, बहन को तो रोज़ आए दिन मैगी और बिस्किट्स ये वगैरह खा के उसका चल जाता था। और जो हम हर संडे मथुरा वाले की पूड़ी और टी हाउस के समोसे खाते थे, वो भी मैंने हर हफ्ते की जगह 1 महीने में 1 बार कर दिया था। अगर मेरे घर में आज इस महीने मेहमान आ गए और मान लो मेहमानों पे 5,000 खर्च हो चुके हैं हमारे, तो मैं अगले महीने का 1 किलो दूध की बजाय आधा किलो दूध कर देती थी, क्योंकि जो 5,000 लगे वो उसको मेंटेन करती थी मैं अगले महीने के लिए, क्योंकि ये निकल गए हैं हमारे एक्स्ट्रा, उसको मैं मैनेज करती थी। जो सब्जी हमारी सुबह शाम अलग अलग बन रही है, उसको हमने एक टाइम पे करी। दूध कम करा, सिर्फ मम्मी को दूध दिया, हमने अपना दूध कम करा, बहन का दूध कम करा। मैगी के अगर 10 पैकेट वो महीने में खाती थी, तो मैंने उसके 5 कर दिए थे। उसने भी मेरे साथ कोऑपरेट करा, मैं क्यों कहूँ, बच्ची थी लेकिन समझदार हो रही थी कि पापा नहीं है, कमाने वाले नहीं है, अर्निंग कहीं से आ नहीं रही है, और हम लाएंगे कहाँ से? अगर मंथली इनकम अगर हमें पोस्ट ऑफिस का इतना मिल रहा है, अगर हम अपनी इच्छाएं बढ़ा देंगे, तो फिर कहाँ से लाएंगे पैसे? अच्छा, मैं जॉब कर सकती थी क्योंकि मैं पोस्ट ग्रेजुएट भी हूँ, मैं टीचर ट्रेनिंग वगैरह सब कर रखा है, मैंने फाइनेंशियल यानी कोर्स वगैरह बहुत कोर्स कर रखे थे। मैं करने को मैं जॉब भी कर सकती थी, लेकिन कैसे? माँ बीमार थी, वो बिस्तर से उठ नहीं सकती थी, बिल्कुल भी नहीं उठ सकती थी वो, और कुछ वो हिम्मत भी नहीं करती थी कि मैं काम करूं, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति और पापा के जाने के बाद डिप्रेशन जैसी हो गई। बहन छोटी थी कि बहन को सुबह उठ करके लंच बना करके देना, स्कूल के लिए तैयार करना, मम्मी को देखना पीछे,
मैं जॉब कैसे करती? अगर मैं जॉब पे सारा दिन चली जाऊंगी तो पीछे घर कौन काम करेगा? मैं इस वजह से भी जॉब नहीं कर पाई। जितना हमारा पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट आया हमने उसी में ही मैनेज करा, 4 खर्चे कम करे। हमने बहुत इच्छाएं बांधी, ऐसा नहीं है, हमने बहुत इच्छाएं बांधी। जिस वक्त पापा हमारे थे तो हमारे यहाँ बहुत कुछ सामान आता था खाने पीने का, लेकिन हमने बहुत इच्छाएं बांधी। हमने तो बीकानेर, रानीपुर ही जाना छोड़ दिया था। जो हमारे पापा हर संडे कुछ ना कुछ बीकानेर से सामान लाते थे, कभी ढोकला, कभी मिठाई, हमने सब छोड़ दिया। हमारे पूरे साल में एक ही बार मिठाई आई, हमने छोड़ा। क्या करें, पैसे नहीं थे, कपड़े बनाने बंद कर दिए। वैसे भी ऑलरेडी कपड़े थे, लेकिन सिर्फ मेरे को एक टारगेट रहता था कि भाई मेरी बहन स्कूल जा रही है, उसको जूते चाहिए, उसको मोजे चाहिए, उसकी पेन कॉपी चाहिए, वो भी एक खर्चा था। तो जिसमें मेरी मम्मी ने और मैंने अपने खर्चे बंद कर दिए। सिर्फ उसको पढ़ाया कि चलो कोई बात नहीं, इसका खर्चा पूरा हो जाए, इसकी ट्यूशन की फ़ीस टाइम पे चली जाए, स्कूल के टाइम पे चली जाए, इसके कॉपी पेन पेंसिल जो भी एक पढ़ाई का खर्चा होता है वो पूरा हो जाए। हमने बहुत मैनेज करा, बस धीरे धीरे वो घर चलता गया। लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे ये विचार था, मम्मी बीमार रहती है तो मम्मी की सेवा करूँगी, बहन की छोटी शादी कर दूँगी। लेकिन मेरे साथ एक और वहाँ पे हादसा हुआ, मैं अब आपको बताती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।